क्या महाभारत सिर्फ एक कहानी है या फिर ये किसी अनजान दुनिया से आए मेहमानों की सच्ची घटना हो सकती है? क्या महाभारत के दिव्या अस्त्र असल में कोई पुरानी एडवांस टेक्नोलॉजी थी? आज एंशिएंट एलियंस ऑफ इंडिया में हम महाभारत के कॉस्मिक सीक्रेट्स को समझेंगे। तैयार हो जाइए, जो आप अब सुनेंगे वो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, अगर हिस्ट्री, मिस्ट्री और साइंस आपको एक्साइट करते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक बने रहिए क्योंकि हम बात करेंगे दिव्या अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र। क्या ये एडवांस्ड वेपन्स थे? विमानों की पहेली, पुष्पक से एरियल सर्वेलेंस तक, समय विकृति, संचार और ऊर्जा, हाईटेक के छिपे संकेत, और एंड में मिलेगी एक माइंड बेंडिंग थ्योरी जो सब कुछ जोड़ देगी। अगर ये इंट्रीगिंग लगे अभी लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। महाभारत में वर्णन मिलता है ऐसे अस्त्रों का जो मंत्रा से सक्रिय होते थे, जैसे ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पशुपतास्त्र। इन अस्त्रों को सिर्फ शब्दों या ध्वनि के माध्यम से एक्टिवेट किया जा सकता था, जैसे किसी सीक्रेट पासवर्ड या कोड की तरह। सोचिए, प्राचीन समय में जब लिखित या डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब मंत्रा एक तरह का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था जो सिर्फ कुछ ही लोग जानते थे। ये अस्त्र अपने समय के सबसे एडवांस्ड और मिस्टीरियस टेक्नोलॉजी जैसे लगते हैं, जिन्हें समझना आज भी मुश्किल है। सवाल, क्या मंत्रा एक एक्टिवेशन कोड था, जैसे आज वॉइस पास की या बायोमेट्रिक? क्या ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर ही एक्सेस कर सकता था? जैसे आज हम अपने फोन को फिंगरप्रिंट या फेस आईडी से खोलते हैं, वैसे ही प्राचीन योद्धा अपने एस्ट्रॉन को मंत्रा से अनलॉक करते थे। शायद ये एक ऐसा मैकेनिज्म था जो एस्ट्रॉन को मिसूसे से बचाता था। ब्रह्मास्त्र का वर्णन, तीखी रोशनी, अत्यधिक ताप, जमीन का बंजार हो जाना, वर्षा का रुक जाना, ये रेडिएशन फॉलआउट और ईएमपी जैसे प्रभावों से मिलते जुलते लगते हैं। आज हम जानते हैं कि न्यूक्लियर या एडवांस्ड एनर्जी वेपन्स से ऐसे ही प्रभाव होते हैं। जमीन सूख जाती है, हवा में जहर फैल जाता है और कई सालों तक उस जगह पर कुछ नहीं उगता। क्या ये सिर्फ कल्पना थी या प्राचीन भारत में कोई एडवांस टेक्नोलॉजी थी? भीष्म और अर्जुन के प्रसंगों में अस्त्र निरोध, क्या ये काउंटर मेजर सिस्टम्स का संकेत? जैसे आज मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, वैसे ही प्राचीन योद्धा अपने एस्ट्रॉन को रोकने या न्यूट्रलाइज करने की कला जानते थे। ये एक तरह का एंशिएंट एंटी वेपन टेक्नोलॉजी था जो बैटलफील्ड पर बैलेंस बनाए रखता था। और कृष्णा द्वारा अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को रोकना या वापस बुलाना, रिमोट डीएक्टिवेशन की तरह। जैसे आज हम किसी डिवाइस को रिमोटली डिसेबल कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ भी एक हायर अथॉरिटी या एडवांस नॉलेज का यूज हुआ। क्या ये सब सिर्फ कहानी है या प्राचीन भारत में सच में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी? ये सवाल आज भी हमारे लिए एक रहस्य है। पुष्पक विमान स्वचालित इच्छानुसार गाती, अनेक लोगों को ले जाने वाला। ये डिस्क्रिप्शन ऑटोनोमस एरियल क्राफ्ट जैसा लगता है। ग्रंथों में आकाशयान, वायुयान, आकाशमार्ग, क्या ये प्रिमिटिव फ्लाइंग टेक के संकेत हो सकते हैं? युद्ध में ऊपर से निरीक्षण और दूरदृष्टि, क्या ये एरियल रिकॉनेसेंस या सर्वेलेंस ड्रोन्स की तरफ इशारा है? और कुछ कहानियों में शब्द वेद या अस्त्र, साउंड टारगेटेड वेपनरी, फ्रीक्वेंसी बेस्ड टेक की भी झलक मिलती है क्या? महाभारत के कुछ प्रसंगों में समय अलग गति से चलता है। देवलोक में कम, पृथ्वी पर अधिक। ये एक तरह का टाइम डिलेशन कॉन्सेप्ट लगता है ना? जैसे कि जब देवताओं के लिए कुछ घंटे पृथ्वी पर सालों के बराबर हो जाते हैं। आज के विज्ञान में भी जब हम स्पेस ट्रैवल या रिलेटिविटी की बात करते हैं, तो समय की गति बदल जाती है। क्या प्राचीन भारत के ऋषियों ने समय के इस रहस्य को पहले ही समझ लिया था? उनके लेखों में समय और अंतरिक्ष के बीच गहरा संबंध दिखाई देता है, जो आज भी हमें हैरान करता है। संजय का दूरदर्शन, कुरुक्षेत्र का लाइव वर्णन धृतराष्ट्र को, क्या ये साइकिक विजन था या रिमोट व्यूइंग या कम्युनिकेशन टेक का कोई रूपक? सोचिए, बिना किसी यंत्र के, बिना किसी माध्यम के, एक व्यक्ति दूर बैठकर पूरे युद्ध का दृश्य देख सकता है। आज हम इसे टेलीपैथी, रिमोट व्यूइंग या एडवांस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के रूप में समझ सकते हैं। क्या महाभारत में ये एक प्रकार का मेटाफोरिक सिग्नल ट्रांसमिशन था, या फिर ये एक ऐसी कला थी जो आज भी हमारे लिए रहस्य है? आकाशवाणी, आकाश से सुनाई देना, डिवाइन मैसेज का सिंबल या किसी प्रकार का ब्रॉडकास्ट। प्राचीन समय में जब लोगों ने आकाशवाणी सुनी, तो क्या यह एक प्राकृतिक फिनोमेनन था या किसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का संकेत? आज के रेडियो सिग्नल्स और वायरलेस कम्युनिकेशन की तरह, क्या ये भी एक तरह का ब्रॉडकास्ट था जो सभी तक बिना किसी वायर के पहुंचता था? दिव्या रथ, दीप्तिमान ध्वजा, ध्वनि प्रकाश, क्या ये नेविगेशन सिस्टम्स और बीकन्स का रूपक हैं? आज के जीपीएस और सिग्नल लाइट्स की तरह प्राचीन युग में भी क्या इन दिव्या रथों का
अपना एक कम्युनिकेशन या नेविगेशन सिस्टम था। इन सभी प्राचीन वर्णनों में समय, संचार और संकेत ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए दिखते हैं, जैसे कि एक टाइमलेस टेक्नोलॉजी का संकेत हो। कवच जो अग्नि से न जाले, जाल से न भीगे, यह वर्णन सिर्फ एक लोहे या पिताल के आर्मर का नहीं लगता। ये कुछ ऐसा है जो प्राकृतिक तत्वों से परे एक ऐसी सुरक्षा का संकेत देता है जो आज के फोर्स फील्ड्स या एनर्जी शील्ड्स जैसे लगते हैं। सोचिए, प्राचीन युग में जब युद्ध होते थे, ऐसे कवच का वर्णन मिलता है जो न केवल शरीर को बल्कि मनोबल को भी सुरक्षित रखता था। क्या ये एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का प्रतीक हो सकता है, या फिर एक ऐसी कल्पना थी जो समय से आगे थी? युद्ध भूमि पर जब लिखा मिलता है कि एस्ट्रोन का प्रभाव नहीं होता या शत्रु के हथियार लौटाते हैं, तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं लगती। यह ऐसे डिफ्लेक्शन फील्ड्स या गाइडेड इंटरसेप्शन सिस्टम्स की तरफ इशारा करता है जैसे आज हम मिसाइल डिफेंस में देखते हैं। क्या प्राचीन समय में भी किसी प्रकार की इनविजिबल प्रोटेक्शन का विचार था? अभेद या दुर्ग ये शब्द सिर्फ मजबूत दीवारों के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे एनर्जी बैरियर के लिए भी हो सकते हैं जो दुश्मन को रोक सके। क्या ये काव्यात्मक वर्णन है या किसी एडवांस्ड सुरक्षा प्रणाली का संकेत? और जब हम यज्ञ की बात करते हैं तो ये सिर्फ धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक कलेक्टिव एनर्जी जनरेशन का प्रोसेस भी हो सकता है। शायद ये रिचुअल्स किसी प्रकार के मोरल बूस्टिंग या इवन एनर्जी फील्ड क्रिएशन के लिए किए जाते थे। क्या प्राचीन समझ ने ऊर्जा और सुरक्षा को एक साथ सोचा था? ये सवाल हमें आज भी सोचने पर मजबूर करते हैं। देवताओं का दिव्या लोक से आना जाना, तेज प्रकाश, गराज, सुगंध, क्या ये स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग्स के रूपक हो सकते हैं? अर्धदेव या ज्ञानदान, क्या ये बाहरी सभ्यताओं से नॉलेज ट्रांसफर का संकेत या परलौकिक अनुभवों का वर्णन? कृष्णा का विश्वरूप अनंत आयम का प्रतीक, या नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस की विजन एनकोडेड रिप्रेजेंटेशन? याद रहे, ये इंटरप्रेटिव हाइपोथेसिस हैं। हम मेटाफोर्स और टेक एनालॉजीज की तुलना से पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, एब्सोल्यूट क्लेम्स नहीं। 3 संभावनाएं। पहली, मिथ और अलंकार, आध्यात्मिक अनुभवों का काव्यात्मक रूप। दूसरी, ऐतिहासिक स्मृति, युगों से ओरल ट्रेडिशन में बची झलक। तीसरी, तकनीकी रूपक, आधुनिक नजरिए से टेक एनालॉजीज उभरना। क्यों मायने रखता है? क्योंकि ये भारत की ज्ञान परंपरा को हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, लिंग्विस्टिक्स और कंपैरेटिव मिथोलॉजी से जोड़ता है। सबसे बेहतर दृष्टिकोण ओपन माइंड प्लस क्रिटिकल थिंकिंग, न अंधविश्वास, न अंधकार, सिर्फ एविडेंस सीकिंग क्यूरियोसिटी। कल्पना कीजिए, महाभारत एक मल्टी लेयर्ड टेक्स्ट है जहां आध्यात्मिक सत्य, नैतिक शिक्षा और शायद किसी दूर की उन्नतिशील सभ्यता के संकेत तीनों एक साथ बुने गए हैं। दिव्या अस्त्र एडवांस टेक जैसो लगते हैं, विमानों के संकेत एरियल क्राफ्ट से मिलते हैं, और दूरदर्शन या तो क्लेयरवॉयंस या लॉस्ट टेक की गूंज। ये सब मिलकर एक कॉस्मिक मोसाइक बनाते हैं जो हमें नई खोज की तरफ धकेलता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर शेयर कीजिए ताकि सब तक ये नॉलेज पहुंचे। कमेंट कीजिए, क्या महाभारत में एडवांस टेक्नोलॉजी थी? यस या नो लिखिए और अपना रीजन भी जरूर बताएं। Subscribe to my account and Science Nun and Team Marta. फ्रेंड को हम नेक्स्ट वीडियो में फीचर करेंगे, तो क्रिएटिव सोचिए और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए। अगला एपिसोड रामायण के एरोनॉटिक्स पर है, इसे मिस मत कीजिए।